हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 16 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क वाज बिल्ट बाय अडानी ग्रुप इन विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा जो नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है वो अडानी समूह के द्वारा किस राज्य में बनाया जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर गुजरात। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बनाया जा रहा है गुजरात में। आप यहाँ देख सकते हैं, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हैज बीन बिल्ट इन द खावड़ा रीजन ऑफ गुजरात बाय गौतम अडानीज ग्रुप इन अ रिमोट एरिया बॉर्डरिंग पाकिस्तान. So it has a huge capacity of 45 gigawatt to generate electricity mainly from solar energy. The construction of the project was started in 2022, marking the beginning of a comprehensive infrastructure development initiative. However, boasting the second best solar radiation in the country after Ladakh and wind speed 5 times that of the plains, it presented an ideal location for a renewable energy park. So आपने देखा कि अडानी ग्रुप के द्वारा विश्व का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ये बनाया जा रहा है गुजरात के कच्छ जिले में, खावड़ा रीजन जो है वहां पर। और ये पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम तुलना करें तो ये पार्क फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उसके कुल आकार से लगभग 5 गुना बड़ा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में कुछ कथन दिया गया है जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एंटी डंपिंग ड्यूटी is a form of protectionism by the government to protect domestic industries from unfair foreign competition. And second, anti-dumping duty is applied on imports that are priced below the fair market value in the domestic market. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। सो ये भी हाल ही में चर्चा में की हुई, क्योंकि डीजीटीआर ने रेकमेंड किया है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सोडियम साइनाइड इंपोर्ट्स. So the government imposes anti-dumping duty on foreign imports when it believes that the goods are being dumped through the low pricing in the domestic market. The use of anti-dumping measures as an instrument of fair competition and is permitted by the World Trade Organization. So dumping की बात करें तो dumping तब होती है जब किसी देश द्वारा सामान को दूसरे देश में उस कीमत से कम कीमत पर निर्यात किया जाता है, जो कि वो आमतौर पर अपने जो घरेलू बाजार होते हैं उनसे वसूलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who is said to become the first Indian space tourist by joining Blue Origin's NS-25 मिशन? आपसे पूछा जा रहा है ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन में शामिल होकर कौन पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनने के लिए तैयार है। आपके ऑप्शन है संतोष जॉर्ज, अभिषेक प्रकाश सिंह, गोपीचंद थोटाकुरा या फिर कृष्ण कुमार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हैं गोपीचंद थोटाकुरा। आप यहां देख सकते हैं। So Jeff Bezos led space startup Blue Origin unveiled the 6-person crew set to embark on its NS-25 mission. So this makes him the first Indian space tourist and the second Indian to venture into space after the Indian Air Force Wing Commander Rakesh Sharma in 1984. ब्लू ओरिजिन की बात करें तो ये संस्था जो है ये स्थापित की गई थी 8 सितंबर 2000 को, और इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। और ब्लू ओरिजिन का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स में।
अगर हम गोपी चंद की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, वहां इनका जन्म हुआ था। और अब इस मिशन के माध्यम से फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बनने जा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian naval ship has been recently awarded with the on the spot unit citation 2324 for anti-piracy operations? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है किस भारतीय नौसेना के जहाज को हाल ही में एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र 2324 से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं आईएनएस सुजाता, आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस सुकन्या या फिर आईएनएस शारदा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है आईएनएस शारदा। आप यहां देख सकते हैं On April 8, 2024, during his visit to Southern Naval Command, Kochi, Kerala, Admiral R. Hari Kumar, the Chief of Naval Staff, awarded on the spot unit citation 2324 to the Indian naval ship Sharda for successful conduct of anti-piracy operations. So this ship was involved in the safe release of all 19 crew members, जिसमें 11 ईरानी थे और 8 पाकिस्तानी मेंबर थे, of the Iranian fishing vessel Omari, which was held hostage by pirates of the east coast of Somalia on 2nd February 2024. सो आईएनएस शारदा की बात करें तो ये भारतीय नौसेना का सुकन्या श्रेणी का एक गश्ती जहाज है, जिसको शुरू हुआ था ये 1990 में और इसको कमीशन किया गया था 1991 में। इसके साथ ही रिसेंटली कुछ और अवार्ड्स मिले हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, जैसे कि स्कॉच ईएसजी अवार्ड्स 2024 इन रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी, ये दिया गया है आरईसी लिमिटेड को। इसके अलावा टाइम्स पावर आइकन 2024 ये दिया गया है विजय जैन को, और इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है मीना चारंदा को। आपने पिछले वीडियोस में ये देखा होगा। अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन फेलोशिप ये मिला है डॉक्टर रघुराम को, और 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है SJVN लिमिटेड को। तो ये पिछले कुछ दिनों में दिए गए इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यहाँ पर कुछ देशों के नाम दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। सो देशों के नाम है ईरान, सऊदी अरब एंड ओमान। Which of the above mentioned countries makes border with the Strait of Hormuz? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से देश हॉर्मुज जलडमरू के साथ अपना सीमा साझा करते हैं या उससे सीमा बनाते हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कंट्रीज हैं ईरान और ओमान। आप यहाँ देख सकते हैं The Strait of Hormuz is a strategically important narrow passage that connects the Persian Gulf to the Gulf of Oman and the Arabian Sea. So it is located between Iran to the north and Oman to the south. आप यहाँ इमेज में भी ये देख सकते हैं। So the strait is crucial for global energy supplies because a significant fraction of the world's petroleum passes through it, making it one of the most important oil choke points worldwide. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Global Forest Watch, consider the following statements. यहाँ पर ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच इज अ इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, एंड सेकंड both private and government entities can use the GFW platform for data analysis. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप यहां देख सकते हैं
So Global Forest Watch is indeed an initiative of World Resource Institute, and it serves as an online platform that provides the best available data about forest worldwide. So as per this report, India has lost 2.33 million hectare of tree cover since 2000, which is a 6% decrease in tree cover over this period. And the country lost 4,14,000 hectares of humid primary forest from 2002 to 2023, accounting for 18% of its total tree cover loss. And about 95% of the tree cover loss from 2013 to 2023 occurred within natural forests. इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि मैक्सिमम जो ट्री कवर लॉस हुआ है वो हुआ है असम में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्री कवर में हानि हुई है। और ट्री कवर कहां पर सबसे ज्यादा है? वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, केरला और ओडिशा। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है दैट इंडिया लॉस्ट अबाउट 35.9 थाउजेंड हेक्टेयर ऑफ ट्री कवर फ्रॉम फायर्स। सो ये रही ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट इंडिया से संबंधित। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।